हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नए नए वीडियोस की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, तो मैंने सारी नोट करके रखी हैं और जितना जल्दी हो सकेगा आपके पसंद के वीडियोस जो हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैंने ये टॉपिक चूज़ क्यों किया, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हालांकि देखा जाए तो एक अलग ही टॉपिक है, पर इसका जो सॉल्यूशन है ना कि किस तरह से फाइनेंशियली फ्री हुआ जा सकता है, वो घुमा फिरा के 99% लोग बोलते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को काम करने दो, उस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो हमारा चैनल क्योंकि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बारे में है, वो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम उसका एक रिजल्ट है, राइट। पर फाइनेंशियल फ्रीडम की ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो हम ये देखेंगे कि मेरी डेफिनेशन क्या है। अगेन मैं हमेशा जो चीज़ बताता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, क्योंकि अगर मुझे किताबी चीज़ें बतानी है तो आप कोई भी बुक पकड़ के सीख लोगे, आप कोई भी वेबसाइट पे देख सकते हो, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो, वो डेफिनेशन आपको बता देंगे। लाइफ आपको काफ़ी चीज़ें सिखाती है, तो अपने एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सच में मतलब क्या है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है और क्या उसका मतलब नहीं है। क्या गलतफहमी होती है किसी को कि हाँ, ऐसा फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा तो मैं ऐसे करने लग जाऊँगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक क्विक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे कोई मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। आज तो वैसे भी हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं ऐसे करेंगे, इन जनरल मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट्स जो और जो ट्रेडिंग है उससे किस तरह से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। और यहाँ पे कोई मैं बाय सेल रिकमेंडेशन किसी तरह की नहीं दे रहा हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो में घुसते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ये समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है, राइट। जो इंसान कहता है मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ, या जो टारगेट करता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, वो एक्चुअली अचीव क्या करना चाहता है। तो फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हो कि आपका जो काम है, हम लोग जब हर कोई स्टार्ट करता है तो आप यहाँ तो जॉब करते हो, या आपका कोई फैमिली बिजनेस होता है जिसको आप ज्वाइन कर लेते हो और उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पैसा आपको मिलता रहता है, या उसी से आपका पूरा घर चलता रहता है और उस घर में आप रहते हो। या फिर आपका बिजनेस होता है, राइट। या आपकी किसी तरह की अदर इनकम होती है, जैसे कि आपने कुछ पैसा एफडीज में लगा रखा है, या आपकी रेंटल इनकम आती है, आपने अपने घर का एक पोर्शन या आपके पास एक एक्स्ट्रा फ्लैट है वो रेंट किया हुआ है। तो या तो इनकम होती है, बेसिकली सैलरी होती है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, आपकी अपनी शॉप है, आपका अपना कुछ काम है। या आप कोई क्रिएटिव इंसान हो, आप पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, कुछ ना किसी तरह से हमारी इनकम रहती है, राइट। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पहला मैं ये जो ब्लॉक है इसको रिवील करता हूँ। तो यहाँ पे पहला चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हो। हम नॉर्मली अगर देखोगे जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सी नौकरी लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। पैसा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उस वक़्त पैसा आपके पास इनफ नहीं होता, तो आप उतना पैसा कमाना चाहते हो कि पहले आपका लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव हो जाए, राइट। एक पॉइंट के बाद जब आपके पास इनफ पैसा हो जाता है कि यार अगर 50,000 और भी आ गए अकाउंट में, तो मेरी लाइफ़स्टाइल में या मेरी फैमिली के लाइफ़स्टाइल में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। वहाँ उस पॉइंट पे जाके आप देखने लग जाते हो कि मैं काम कौन-सा करूँ। तो पहली चीज़ क्या होती है, ऐसा काम चुन पाना जो आप करना चाहो और फिर भी आपके जितने एक्सपेंसेस हैं वो आप मीट कर सको, यानी आपकी लाइफ़स्टाइल में या आपकी फैमिली के लाइफ़स्टाइल में चेंज नहीं आना चाहिए। ये पहली निशानी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। आप नौकरी पहले भी कर रहे थे, पर पहले आप बॉस की डाँट भी खा लेते थे। आपको बहुत अच्छा नहीं लगता था, आपका काम प्रेशर भी ज़्यादा रहता था, पर आप तब भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी अच्छी मिल रही थी। अब आपके सैलरी के अलावा इतने मीन्स ऑफ इनकम हैं, या आपने इतना सेविंग कर लिया है कि आपको पता है कि मेरे को जितनी लाइफ़ बची है, जितनी मेरी ज़िम्मेदारियाँ बची हैं, उसमें मुझे और पैसा जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पर जो मैं हर रोज़ ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी जॉब में, उसको इम्प्रूव करने में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाते हो ना, जहाँ अगर आपको कहा जाए कि चल हम तुझे जॉब में जो है महीने के 50,000 और देते हैं, और आप उसको रिजेक्ट करने को तैयार हो कि नहीं, मुझे पैसा नहीं और चाहिए, पर मैं और काम भी नहीं करना चाहता, जितना मैं काम कर रहा हूँ मैं इतने से खुश हूँ। ये पहली निशानी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला मतलब क्या हो गया, अपना ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लेके आना कि आप अपने और अपनी फैमिली के सारे एक्सपेंसेस मीट कर सकते हो, बिना अपनी लाइफ़स्टाइल को किसी तरह से सैक्रिफाइस किए। यानी जितना आप घूमते-फिरते पहले थे, आप अब भी कर रहे हो, जितना आप शॉपिंग पहले करते थे, अब भी कर रहे हो। जिस स्कूल में आपके बच्चे पहले जाते थे, अब भी आराम से जा सकते हैं। जो आपका उठने-बैठने का, रहन-सहन का तरीका था, वो अब भी है। जो आपके पहले शौक थे, अब भी आप पूरे कर रहे हो। पर आपको उसके लिए
काम ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम जो आपको पसंद ना हो, ऐसा काम जिसमें ज़्यादा प्रेशर हो या जो भी रीज़न हो, वो आप ना कर सको, वो पहली निशानी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को, क्योंकि डिफाइन करने का यही तरीका है कि फाइनेंशियल फ्रीडम में होता क्या-क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कई बार क्या होता है ना, हम जॉब करनी स्टार्ट करते हैं और एक ज़िद बन जाती है कि हमने 20-22 साल में, 25 साल में नौकरी शुरू करी या हमने अपना बिज़नेस सँभालना शुरू किया और अब 60 साल की एज आने को आ गई, 65 साल की एज आने को आ गई, स्पेशली जो बिज़नेस में काम करते हैं या अपना जो पर्सनल काम करते हैं, जैसे कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं चलता कि कब सारी लाइफ निकल गई और हमने ब्रेक ही नहीं लिया। हम नॉन स्टॉप सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक काम ही करते रहे और हमने कभी ब्रेक लिया ही नहीं। तो यहाँ पे अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? बहुत लोग इसलिए ब्रेक नहीं ले पाते क्योंकि जो आपने अपना लाइफ़स्टाइल बना लिया होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। आपकी एक फांसी लग जाती है कि यार अगर मैं काम नहीं करूँगा, उतने पैसे नहीं कमाऊँगा, तो जो लाइफ़स्टाइल मैं और मेरी फैमिली इस वक़्त एन्जॉय कर रहे हैं, वो हम कर ही नहीं पाएँगे। और मैं ब्रेक से ये नहीं कह रहा कि आप काम पूरी तरह से छोड़ दो। ब्रेक से मेरा मतलब है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है। कभी आपने देखा है कि किसी की तबीयत खराब है पर वो आराम से फ़ोकस ही नहीं कर सकता कि यार मैंने 10 साल नौकरी कर ली। अब अगर मैं 2 महीने 3 महीने ब्रेक ले लूँ ताकि मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाए, रिकवर हो जाए, वो एक ज़रूरी चीज़ है ना। बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी, वो तो वापस ठीक नहीं होगी। अगर इंसान को ही कुछ हो गया तो ऐसी जॉब का, ऐसी कमाई का क्या करोगे? आप जितना पैसा कमाओगे, जब आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाती है तो आप डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में दे के आओगे। आपके अपने ऊपर तो खर्च पाओगे नहीं उस चीज़ को। पर बहुत लोग जो हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो बीमारी से बस बुखार उतर जाए, इन्फेक्शन दूर हो जाए, जिस तरह से मतलब पैरों पे खड़े होने की बस हिम्मत आ जाए, हम वापस अपने काम में लग जाएँगे। वो सिचुएशन होती है बहुत लोगों की और इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों की यही सिचुएशन होती है कि वो ज़्यादा छुट्टी ले ही नहीं सकते। उनको तनख्वाह ना मिले या उनके बिज़नेस में जो है नुकसान हो जाए, 10 दिन भी उनकी दुकान बंद हो जाए, बिज़नेस बंद हो जाए, तो उनके आगे पीछे के सारे जो खर्चे हैं वो हिल जाते हैं। उनकी सेविंग्स काफ़ी कम होती हैं। तो वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि कभी आपको ब्रेक लेना पड़ गया। ये नहीं कि आप ढीले हो, आलसी हो या आप काम करना नहीं चाहते। पर एक जेन्युइन ज़रूरत की वजह से आपको ब्रेक लेना पड़ गया। आपकी अपनी हेल्थ है, किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ है, राइट? या आपने यही सोच लिया कि हमने वेकेशन नहीं लिया, अब मैं महीना भर वेकेशन पे जाना चाहता हूँ, 1 महीना मैं आराम करना चाहता हूँ, बहुत काम किया मैंने पीछे। अगर आपको ये फ्रीडम है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ब्रेक ले सकते हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। और अगेन ये ब्रेक ऐसे होना चाहिए कि आप चाहे उस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के पीरियड में कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, आपके लाइफ़स्टाइल पे, आपके फैमिली के लाइफ़स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो कमाई है, वो आपके खर्चों के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो मैं कमाता हूँ ना, जो मैं 1-1 घंटा लगा के, जब तक देखो आप अपने घंटे बेच रहे हो ना, जब तक लाइफ़ में आप इस सिचुएशन में हो कि जब तक मैं अपने घंटे बेचता हूँ, तो मेरा घर का खर्चा चलता है, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। आप कोई भी जॉब ले लो, जिसमें कि घंटे बेच के काम किया जाता है, उसमें इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। उसमें स्केलेबिलिटी नहीं होती क्योंकि आपके पास दिन में जो घंटे हैं वो लिमिटेड हैं और जितने घंटे आपकी सर्विसेज कोई और लेने को तैयार होगा वो भी लिमिटेड है। आप एक टीचर का एग्जाम्पल ले लो, जो पढ़ा रहा है वो एक दिन में कितने घंटे पढ़ा लेगा? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ा लेगा। 8 घंटे बोलने के बाद अगर कंटिन्यूअसली कोई पूरा साल बोलेगा ना, तो उसका गला खत्म हो जाएगा, आवाज़ चली जाएगी। क्योंकि बोलने की भी एक कैपेसिटी होती है, बॉडी कितना कोई चीज़ कर सकती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। और चलो मान लो कि आपको गिफ्टेड हो, आप 16 घंटे दिन में बोल सकते हो, आपकी अपनी सेहत नहीं खराब होती। 16 घंटे आपको लग रहा है कि सुबह से रात भर तक, मिडनाइट तक कोई आके आपकी कहानी सुनेगा? बच्चे अगर पढ़ने आएँगे, जिसको आप पढ़ा भी रहे हो, तो वो पढ़ने के लिए दिन के टाइम में आएँगे ना, 7-8 घंटे में। 16 घंटे आप पढ़ाने को तैयार हो, क्या कोई आपसे 16 घंटे तक पढ़ने को तैयार है? ऐसा नहीं होता। तो जहाँ भी घंटों को बेच के अपना इनकम बनाई जाती है और वो भी ऐसी इनकम जिससे आपने अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। पर अगर आप ब्रेक ले सकते हो, आप अपने घंटे नहीं बेच रहे हो, आपका काम ऐसा है जो स्केलेबल है। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट? अब वो बिक रहा है। आपने कोई डिज़ाइन्स बना दिए, अब वो डेली बिकते रहते हैं, राइट? आपने एक बार काम कर दिया, पर वो काम अब चलता रहता है। या आपने ऐसा काम कोई सेटअप कर लिया कि आपने शुरू में खुद पूरी मेहनत की थी। जैसे अब यूट्यूब चैनल ले लो, शुरू में आपने सारा कंटेंट खुद बनाया, सब कुछ किया, आप आइडिया भी खुद बनाते थे, कीवर्ड एनालिसिस भी खुद करते थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी खुद करते थे, वीडियो भी खुद रिकॉर्ड करते थे, एडिटिंग भी खुद करते थे, अपलोड भी खुद करते थे, सारा कुछ आप खुद ही देख रहे थे। अब आपने क्या करा है, भई सिर्फ मैं वीडियो अपना रिकॉर्ड खुद करूँगा, बाकी का जो सारा काम है वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए मैंने एक्सपर्ट्स रख लिए, मैंने तनख्वाह पे लोगों को रख लिया, वो करते हैं। तो अब आप काम कर रहे हो, पर आपको ब्रेक मिल रही है ना, पूरे दिन में आपने, अब आप ब्रेक महीने भर की इकट्ठी नहीं ले रहे, पर आप ब्रेक कैसे ले रहे हो
कि 8 घंटे 10 घंटे दिन में काम करने की बजाय आप 2 घंटे काम करते हो, 6 घंटे आपकी ब्रेक हो जाती है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, और पैसा ये जो आपके पास आ रहा है, जो आपको अपने घंटे दे के कमाना पड़ता है, उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपके खर्चे नहीं पूरे होंगे नहीं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम टू वर्क ऑन व्हाट यू लाइक। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग, अगर आप आज की डेट में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देखोगे ना, परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कि इंजीनियर होता है, केमिकल इंजीनियर, और काम करने नौकरी करने जाता है बैंक में। ठीक है, आपके पास मतलब इससे परफेक्ट एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है और वो आईटी कंपनी में काम कर रहा होता है। अब बताओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आईटी कंपनी से, सॉफ्टवेयर कोडिंग से क्या लेना देना है? या आप मुझे ये बता दो कि जो केमिकल इंजीनियर है उसका बैंक से क्या लेना देना है? तो लोग ये जॉब्स क्यों लेते हैं? क्योंकि आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग कर ली, या किसी बहुत अच्छे कॉलेज से, पिलानी पिलानी कॉलेज से कर ली इंजीनियरिंग, पर आईटी कंपनी दे रही थी 5 लाख का पैकेज, और बैंक आया, मल्टीनेशनल बैंक है, उन्होंने दे दिया 12 लाख का पैकेज। अगर आप अब ये चॉइस ले रहे हो तो क्या आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो? आपने कुछ सोच समझ के इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में केमिकल इंजीनियरिंग ली होगी, नहीं तो आप कॉमर्स लेते ना। आप कुछ सोच समझ के एक इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन चूज कर रहे हो। अगर आपको बैंक में ही काम करना था तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेते, आपने नहीं लिए। तो जो आपका इंटरेस्ट था वो आपने त्याग दिया, जो आपका पसंद का एरिया था वो आपने त्याग दिया। आपने एक ऐसा एरिया पकड़ लिया जो आपका दिमाग अच्छा है, आप समझदार हो, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आप संभाल लोगे, पर आपने पकड़ा क्यों? क्योंकि आप पैसे ज़्यादा वहाँ कमा लोगे। पैसे आपको ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि आज आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आप अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ आ जाएगी? जहाँ कोई इंसान कहेगा नहीं, मैं वो काम करूँगा जो मुझे पसंद है। मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं एक काम में ज़्यादा कमा लूँगा, दूसरे काम में कम कमा लूँगा, पर मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे खर्चे तो चल रहे हैं, चाहे मैं कम भी कमाऊँ, मेरे खर्चे चलते रहेंगे, मुझे उनकी चिंता नहीं है। अगर कम इनकम में भी मेरे खर्चे चल रहे हैं तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, क्योंकि वहाँ मैं जो डिसीजन लूँगा ना लाइफ के, वो पैसे के लिए नहीं लूँगा, वो उस चीज़ के लिए लूँगा कि मेरे को पसंद क्या है। और जब मैं अपनी पसंद का काम करूँगा तो मैं रोज़ खुश रहूँगा, मुझे रोज़ कंफर्ट रहेगा। हो सकता है बैंक का काम मैं संभाल लेता हूँ, पर क्योंकि मैंने 4 साल उसमें डिग्री नहीं ली तो मुझे ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। और जो काम मेरे को एक नेचुरल है, हॉबी है मेरी, जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, वो काम करने में मेरा एक नेचुरल स्किल सेट है। तो ये एक और डेफिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट होता है फ्रीडम टू वर्क विदाउट प्रेशर। अब कितने लोग हैं जिनकी जॉब कहते हैं स्ट्रेसफुल है पर वो नौकरी छोड़ते नहीं? कितने लोग हैं जो जॉब कहते हैं स्ट्रेसफुल है? स्ट्रेस इज द मेन रीजन। आजकल कहा जाता है कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक है, जो जिसको महामारी कहा जाता है ना, वो आजकल स्ट्रेस की है। मतलब स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सबको लगता है क्यों है ना, हम गलत खाते हैं। गलत खाते नहीं, ये आपकी बॉडी जो होती है, इसमें भगवान ने इतनी अच्छी मशीनरी बना के दी है कि कुछ थोड़ा मोटा गलत खा भी लोगे ना तो जिस्म हजम कर लेगा। आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स बनाती है कि वो सारा हजम हो जाता है। पर दिमाग, हार्मोन्स कैसे बनते हैं? दिमाग कंट्रोल करता है। अगर दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा तो आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, आपके जो वो सारी बॉडी की कंट्रोल है ना, वो फेल हो जाता है। थोड़ा सा भी गलत खा लोगे, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, हार्ट प्रॉब्लम्स पे ले आता है, बाल लोगों के वाइट होने लग जाते हैं। क्यों? ये स्ट्रेस है। तो आपका प्रेशर वाला काम होता है पर आप नौकरी नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो नौकरी पे अच्छा कर रही है और आपके घर पे ईएमआई चल रही है, लोन पे करना है, आपको नया लैपटॉप चाहिए, आपकी आदत बन गई मैकबुक से नीचे मेरे से काम नहीं होता, आईफोन मुझे 2 साल में चेंज करना होता है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो अगर आप अपना ये पूरा लाइफस्टाइल अगेन इस डिपेंडेंसी के बिना कि ये मैं नौकरी छोड़ के कम स्ट्रेस वाली जॉब ले लेता हूँ, मैं अगेन ये नहीं कह रहा खाली बैठो, मैं ये कह रहा हूँ आप कम स्ट्रेस वाली जॉब ले लो। अगर वो फ्रीडम से आप चूज कर पा रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब भी आईफोन खरीदूंगा, मैं अब भी नया लैपटॉप मैकबुक पे ही काम करूंगा, मेरे घर की ईएमआई भी चलती रहेगी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मैं अपना स्ट्रेसफुल काम छोड़ के थोड़ा रिलैक्सेशन वाला काम ले सकता हूँ। थोड़ा कम पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं, 20-30% सैलरी नीचे आ जाएगी, ठीक है, पर मेरी सेहत अच्छी रहेगी। अगर ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। फ्रीडम टू टेक डिसीजंस एट वर्क विदाउट वरिंग फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। कितनी बार होती है कि हम अपने ऑफिस में, हमारा बॉस कुछ कह जाता है और हम अपना मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि डर होता है यार ये बुरा ना बना ले। अगर बुरा बना लिया और कोई एक्शन गलती से ले लिया, चाहे आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि मैं जितना अच्छा काम करता हूँ मेरे अगेंस्ट डिसीजन नहीं लिया जाएगा कोई, पर आप चांस नहीं लेते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता क्या, आपने 5-10 साल 15 साल ऐसे माहौल में नौकरी करी, अलग अलग कंपनीज में, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, आप सप्रेस फील करते हो, आप जो है अंदर अंदर घुटने लग जाते हो।
अब अगर आप इस चीज़ को इमीडिएटली अपने आप को इससे छुटकारा पा सकते हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, अगर मेरे बॉस ने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया, मैं अपनी तरफ से कोई गलत बात नहीं कहूँगा, मैं अच्छी बात कहूँगा, एक सिंपल लॉजिकल बात कहूँगा, मैं कोई गलत बात नहीं कहने वाला, गलत तरीके से तो बिल्कुल नहीं कहने वाला। पर अगर उसके बावजूद कोई जिद में आके, ईगो में आके मेरे अगेंस्ट कोई डिसीजन लेना चाहता है, मेरे को जॉब से निकालना चाहता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 6 महीने में दूसरी जॉब आराम से ढूँढ सकता हूँ और 6 महीने तक मेरे खर्चे आराम से चलते रहेंगे, मुझे चिंता नहीं है। 6 महीने क्या, साल भर मेरा खर्चा आराम से चलता रहेगा, मेरी फैमिली और मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप फाइनेंशियली फ्री हो। पर अगर आप डरते रहे हो, क्योंकि आपको पता है मेरा हफ्ता भर भी जो है टाइम ही नहीं कटेगा, मेरा ज़िंदगी नहीं कटेगी, मेरे खर्चे नहीं चलेंगे, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी, मेरी डिपेंडेंसी है, इसलिए मुँह बंद करके मैं सब कुछ सहता रहूँगा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करूँगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं। और अगली चीज़ आ जाती है फ्रीडम टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। इसका क्या मतलब है? आप सपोज़ करो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है? वहाँ पे आपने कुछ सीख लिया, आपको उस बिज़नेस का बहुत अच्छा खासा आइडिया हो गया, आपने कंपनी चेंज की, 3-4 साल आपने दूसरी कंपनी में काम किया, वहाँ भी आपने उनका बिज़नेस भी अच्छे से सीख लिया। ऐसे करके आपने 4-5 बिज़नेसेस अपने करियर में अच्छे से सीख लिए। अब आपको लग रहा है यार मेरे को अच्छी खासी नॉलेज हो गई, मैं नौकरी करने की जगह कंसल्टिंग फर्म क्यों ना खोल लूँ? कितने लोग हैं जिनको ये बिज़नेसेस अच्छे से चलाने नहीं आते, जो सीखना चाहते हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए होती है। क्यों ना मैं उनके लिए गाइड का काम करूँ, क्यों ना मैं एक कंसल्टिंग कंपनी खोल दूँ, टाइम लगेगा थोड़ा-सा, धीरे-धीरे कंपनी ग्रो हो जाएगी। तो ये एक नया आइडिया है, क्या ये फालतू आइडिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी नॉलेज को जो आपने सालों में एक्वायर किया उसको यूज़ करना चाह रहे हो। क्या इसमें कमाई नहीं होगी? बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, बल्कि सैलरी से जो आपको नौकरी से मिल रही थी उससे कहीं ज़्यादा कमाई हो सकती है। तो हर एंगल से ये आइडिया अच्छा है, पर कितने लोग हैं जो एक अच्छा आइडिया होते हुए भी, जो उनको कम स्ट्रेस दे, उनको फ्रीडम दे लाइफ में अपनी मर्ज़ी से काम करने की, उनको अपने काम का बॉस बना दे, ऐसा आइडिया होने के बावजूद कितने लोग हैं जो इस आइडिया को अडॉप्ट कर पाते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर ये आइडिया काम नहीं किया, मेरे घर के खर्चे नहीं चलेंगे भाई, मेरा जो राशन है कहाँ से खरीदूँगा मैं? तो अगेन, अगर आप ऐसा डिसीजन अपनी फ़ेवर में ले सकते हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। अगर आप नहीं ले सकते हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। तो ये मैंने 6 चीज़ें बताई, जिससे मैंने अलग-अलग चीज़ें समझा दी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। और ये प्रैक्टिकल सेंस में, ये कोई डेफिनेशन नहीं है किताब की, कि फाइनेंशियल फ्रीडम में जो है आप 30 साल में रिटायर हो जाओगे। भाई 30 साल ना कोई उम्र नहीं होती। 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, फ़र्क नहीं पड़ता। रिटायरमेंट जो होती है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम में से कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। जो हमें ग्रूमिंग दी जाती है ना बचपन से, कि सुबह उठ के स्कूल जाना है, 6 घंटे स्कूल में लगाने हैं, वहाँ से आना है, 2 घंटे ट्यूशन जाना है। हमारे को 12-15 साल की ट्रेनिंग होती है रोज़ 10-12 घंटे काम करने की। वो स्कूल का, कॉलेज का काम होता है, घर का काम होता है। जिस इंसान को बचपन के 15-16 साल, 20 साल कई बार अगर ये ट्रेनिंग हो कि उसने दिन में कम से कम 10-12 घंटे काम करना है, वो इंसान को अगर आप खाली बिठा दोगे ना, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो खाली बैठने को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहते। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब प्रैक्टिकली समझो कि ये सब है कि आप जो कर रहे हो, काम तो आपने करना है, आलसीपना भी नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना आपने, और गलत हरकतें भी कोई नहीं करनी, फालतू की चीज़ें भी कोई नहीं करनी। पर एट द सेम टाइम आपने इस तरह से काम करना है कि आपको स्ट्रेस ना हो, आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फैमिली हो, उस पे फ़ोकस कर सको। आप जब चाहो, जब जेन्युइन ज़रूरत हो, ब्रेक ले सको। आप अपनी बात को खुल के कह सको। अगर आपको आज जो काम कर रहे हो उससे बेहतर काम करने का आइडिया आता है, उसमें फ्रीली स्विच कर सको और बिना स्ट्रेस के ये सब कुछ कर सको, बिना किसी डर के कर सको, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है? तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, मैंने काफ़ी हद तक तो बता ही दिया, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई गलती से भी ना ये ना समझ ले कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है, क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है, ये मूवीज़ में दिखाया जाता है, और मूवीज़ जो होती हैं वो मूवीज़ होती हैं, वो फिक्शन होती हैं। रियल लाइफ में ना उसकी कोई जगह नहीं होती। इसलिए ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं अब, तो इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप खाली बैठोगे, सोते रहोगे या आलसी बन जाओगे। ये तीनों चीज़ें, अगर आलसी बनोगे, सोते रहोगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, आपका माइंड जो शार्पनेस है, अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो ना, तो आपने ज़िंदगी में मेहनत की है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपका माइंड शार्प है, आप मेहनती हो, तो अपना जो सबसे बड़ी आपकी एसेट है लाइफ की, उसको बर्बाद कर दोगे क्या? कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, अब मैं अपनी जो सबसे बड़ी मेरी जो एसेट है, जिसने मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाया, उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो फाइनेंशियली फ्री का ये मतलब नहीं होता। काम आपने तब भी करना है, शार्पनेस से करना है, फोकस से करना है, और लेज़ी बिल्कुल नहीं होना है। अगली चीज़ देखते हैं। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बहुत मूवीज़ में जो है ना, ये दिखाया जाता है
कि जैसे किसी के पास पैसा आ गया तो उसने एक हाथ में जो है ना अपना ड्रिंक पकड़ा हुआ है और एक हैट लगा रखी है और बीच पे जाके बरमूडा पहन के वो बैठ के फैला हुआ है। भाई वो लाइफ जो है ना कुछ घंटों तक अच्छी लगती है, कुछ दिनों तक अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप किसी को कभी आपने काम करते देखा है जो पागलों की तरह काम करते हैं कि सोने को नहीं मिल रहा और इतना ज़्यादा काम है। वो इंसान बेड तक आता है और बेड पे ना एकदम से धड़ाम होके गिरता है और उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। वो इंसान जो इतना थक के सोया है ना, वो 16-18 घंटे के बाद जब सो के उठेगा ना, उसको फोर्स करके देखोगे और सो, वो इंसान कहेगा भाई जो करना है कर लो, मैं और नहीं सो सकता। मैं 16-18 घंटे सो चुका, मेरी नींद पूरी हो चुकी, मेरे को और मेरे से सोया नहीं जा सकता। तो हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो माइंड है, उसकी सोने की भी लिमिट है, उसकी टाइम वेस्ट करने की भी लिमिट है, और खाली बैठने की तो बिल्कुल ही एक लिमिट है। और मैंने जैसे बताया, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बन चुके हो ना, तो आपने ज़िंदगी का अपना एक अच्छा खासा टाइम जो है डिसिप्लिन से काटा है, जहाँ आपने खुद को खाली नहीं बिठाया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। तो ऐसा हार्ड वर्किंग बंदा अगर उसको फोर्सफुली खाली बिठा दिया जाएगा ना, तो वो उसकी सेहत खराब करेगा, उसके लिए अच्छा नहीं करेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मूवीज़ में दिखाई जाती है ना, कि बस पैसा आ गया और अब आप बीच पे बैठे हो या आप बैठ के बस दूसरों पे ऑर्डर चलाते जा रहे हो, वैसा नहीं होता। जो लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है ना, वो ढूंढते हैं कि हम सारा दिन करें क्या। अगर आप मैस्लोज हायरार्की करके एक थ्योरी है, मैस्लोज का हायरार्की ट्रायंगल पढ़ना, उसमें ये दिखाया जाता है कि सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं, मतलब सबसे पहले आपकी बेसिक नीड्स होती हैं जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। फिर जैसे जैसे आपको अगर रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, तो आपकी और हायर लेवल नीड्स यानी कि जैसे कि सिक्योरिटी की नीड हो गई, ये सारी आती हैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ना, तो हाईएस्ट लेवल पे उस पर एक नीड होती है जिसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? जो संत बनने लग जाते हैं ना, कि हम दुनिया में आने का मतलब समझें। हमें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें लगती हैं, यार ये क्या कर रहा है। आपको ये चीज़ नहीं समझ आती क्योंकि आप दुनिया की रोज़ की ना भागदड़ में फंसे हुए हो, रैट रेस में फंसे हुए हो, कि मैंने जो है अगले इंस्टॉलमेंट कैसे भरनी है, अगली ईएमआई घर की कैसे भरनी है। पर जिसके वो सब काम खत्म हो जाते हैं ना, वो और क्या करेगा? तो वो एक हायर लेवल की सोच बन जाती है उसकी कि ये सारा कुछ तो मेरा चल ही रहा है। तो वो मैस्लोस हायरार्की को एक बार स्टडी करना, गूगल करोगे आराम से मिल जाएगा। बहुत ही फेमस थ्योरी है। हर एमबीए कॉलेज में और बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, साइकोलॉजी के, एचआर के सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। तो उसका आप स्टडी करना, आपको समझ में आएगा। तो ये जो एक पिक्चर अगर दिमाग में किसी के है ना, कि बीच पे बैठ के मैं सिर्फ आराम से ऑर्डर चलाऊंगा और नौकर चाकर जो है आगे से ड्रिंक्स और खाने को लाते रहेंगे, वो चीज़ ज़्यादा देर इंसान इंजॉय नहीं कर सकता। तो वो नहीं होती फाइनेंशियल फ्रीडम। एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का ये भी मतलब नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि बस मैं उंगली रखूं और चीज़ उठा लूं। आइलैंड खरीद लिया मैंने आज, वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, वो बिलीनियर बनना होता है। और अगर वैसा टारगेट रखोगे, कभी फाइनेंशियली फ्री बनोगे नहीं आप। सारी ज़िंदगी आप सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहोगे। फाइनेंशियली फ्री आप 30, 40, 45, 50 साल की एज तक बनना चाहते हो। तो बिलियनियर बनना और फाइनेंशियली फ्री बनने में फ़र्क होता है। वॉरेन बुफे जो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और वो मतलब मिलियंस में खेल रहे थे अपनी बहुत यंग एज में, मतलब 30-40 की एज में वो मिलियंस तक पहुंच चुके थे। उनको बिलियनियर बनने में ना 50-60 साल की एज हो गई थी। तो उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो 60-65 की एज के बाद में बनाया है, क्योंकि बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बिलियनियर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मिलियनियर होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आज की डेट में जो रफली बोला जाता है कि अगर आपके पास 4-5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सीधी सी बात है ना, 5 करोड़ लो और कुछ मत दिमाग लगाओ। इन्वेस्टमेंट्स को भी छोड़ो, सिंपल समझाने के लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा करना नहीं। आप एफडी बना के छोड़ दो, एफडी 6% रिटर्न तो देगी। 30 लाख रुपए आपको साल के आते रहेंगे, उसमें सरकार टैक्स वैक्स ले लेगी, तब भी आपको 20-24 लाख रुपए बच जाएंगे। 2 लाख आपको महीने का आ रहा है बिना कुछ किए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो और क्या है? 2 लाख में आप किसी भी शहर में चले जाओ। अगर मुंबई जैसे शहर में जाओगे तो बिल्कुल प्रॉपर मुंबई के सेंटर में सबसे महंगे एरिया में ना रहो, सबर्ब्स में रह लो। 2 लाख रुपए में आराम से आप अपनी लाइफ काट सकते हो। आपके सारे खर्चे चलते रहेंगे और थोड़ा बहुत तो और काम करोगे भी ना, खाली तो नहीं बैठना हमने। तो फाइनेंशियली फ्री होने में 5 करोड़ बहुत है, पर अगर बिलियनर बनना है तो फिर 8,000 करोड़ चाहिए आपको। तो फर्क को समझना है कि स्पेंडिंग नहीं करनी। आपका जो तरीका था जब आप फाइनेंशियली फ्री नहीं थे, जो खर्चे थे, फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है कि अब वो खर्चे मेरे बिना काम करे मैं मैनेज कर सकता हूँ। काम पे डिपेंडेंसी नहीं है मेरे कि मेरे खर्चे मैनेज होंगे कि नहीं। पर ये नहीं कि आप खर्चे ही 10 गुना 20 गुना बढ़ा लो, वो नहीं। अगली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग को ये गलती लगती है, यार आज जो है ना बड़े भैया की बात सुननी पड़ती है, आज पापा की बात सुननी पड़ती है, आज मम्मी की बात सुननी पड़ती है, आज हस्बैंड की बात सुननी पड़ती है, आज बीवी की बात सुननी पड़ती है। कल मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा ना, किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। भाई ये सारी ना फेक चीज़ें हैं।
इंसान जो है ना एक सोशल एनिमल है, तो हमारे में एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप चाहे अरबपति खरबपति जितना पैसा बनाना है बना लो, आपके रिलेशंस को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अपने रिलेशन से दूर मत भागो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई मनमुटाव है, उसको सॉल्व करो। पर ये गलती से दिमाग में मत लाना कि पैसा जो है उसका सोल्यूशन बन जाएगा। पैसा कभी किसी रिलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये चीज़ ना आप जब मुश्किल में होगे, जब कभी बीमार पड़ोगे ना और हॉस्पिटल के बिस्तर के बेड पे होगे, 15 नर्सेज आसपास खड़ी रहेंगी, पर आपकी नज़रें ना मम्मी को ढूंढेंगी, पापा को ढूंढेंगी, क्योंकि आपको पता है प्यार कौन करता है आपको, राइट? आपकी फैमिली को ढूंढती हैं आपकी आंखें। चाहे कितना ही पैसा हो, पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, पर आप उनको नहीं देखना चाहोगे, आप अपनी फैमिली को ढूंढोगे उस वक्त, राइट? तो फैमिली की एक बहुत अलग जगह होती है। तो ये कभी गलत फहमी दिमाग में नहीं लानी चाहिए किसी को कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरे को रिलेशनशिप्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिलेशनशिप्स की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। और अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है ना जिसकी पैसा आने की वेट करोगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चेक करके देखना उसकी आज भी आपको ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसा दोस्त है, आपको लग रहा है यार ये दोस्त फालतू में गले पड़े रहता है, इसकी मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, एक बार पैसा आ जाएगा ना, आज इसके साथ मुझे ऑफिस में काम करना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इससे हेल्प लेनी पड़ती है, तो सोच के देखना, अगर वो दोस्त आपके लिए सही नहीं है ना, तो उसकी आज भी उसके बिना आपका काम चल जाएगा। आपको पैसा आने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। पर कोई रिश्ता अगर आपको आज ज़रूरत है, तो सिर्फ बिकॉज क्योंकि पैसा आपके पास आ गया, वो रिलेशनशिप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप जहाँ से ग्रो करे हो ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। पैसा आया है ना, थे तो आप भी जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने भी मेहनत की है, आप भी ऊपर चले हो। अगर आप ग्राउंडेड रहोगे ना, तो आप में ईगो नहीं आएगी। ईगो नहीं आएगी ना, तो सबसे बड़ा फायदा पता है किसको होगा? जो आपके आसपास लोग हैं। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, आप फाइनेंशियली फ्री बनते हो। देखो, बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। आप बन जाओगे तो आपके पापा नहीं बन पाएंगे, आपकी मम्मी नहीं बन पाएंगी, आपकी वाइफ नहीं बन पाएगी, आपके हस्बैंड नहीं बन पाएंगे, आपके भाई बहन नहीं बन पाएंगे, आपके बच्चे नहीं बन पाएंगे। शायद हो सकता है ये सारे जो आपके आसपास लोग हैं, पड़ोसी, दोस्त, फैमिली वाले, इनमें सिर्फ आप ही फाइनेंशियली फ्री बनो। जिस दिन अपनी हम्बलनेस को छोड़ दोगे, जिस दिन ग्राउंडेड नहीं रहोगे ना, ये सारे लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि आप में दिखेगी ईगो, और आप हर किसी को देखोगे एक नीची नज़र से। और वो आप जानबूझ के नहीं करोगे, पर वो अपने आप आपके बिहेवियर में आ जाएगा। क्योंकि आप हर बंदा आपको, आपके पेरेंट्स कुछ आके बोलेंगे, आपको लगेगा यार आपने लाइफ में किया क्या है, आप तो फाइनेंशियली फ्री आज तक नहीं हो पाए, मेरे से 20 साल 25 साल बड़े हो आप, मैं हो गया, तो आपकी बात मैं क्यों सुनूं। ये अपने अपना आपके बिहेवियर में आना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप ग्राउंडेड रहोगे, अगर आप बिल्कुल अपने आप को बदलोगे नहीं कि नहीं, आज भी अगर कोई सजेशन मेरे भाई से आ रहा है, तो मेरे को उसकी बात फोकस से सुननी है। इसलिए नहीं कि मेरा भाई जो है वो मुझसे कम कमाता है या वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, मैं तो हो गया, तो मुझे हर चीज़ में दुनिया में ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है 10 चीज़ों में उसको आपसे ज़्यादा पता हो। तो ग्राउंडेड रहना और हम्बल रहना बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और फाइनल चीज़ कि डिसिप्लिन्ड नहीं रहूँगा मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत काम कर लिया, मैं सुबह रोज़ 6 बजे उठ के जाता था, जिम जाता था, फिर मैं अपना तैयार होके रोज़ जो है मेडिटेशन करता था, फिर मैं पढ़ाई करता था। अब मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, अब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं। भाई नहीं करोगे क्या होगा? आपकी सेहत खराब होगी। अगर जिम जा रहे थे तो क्या हो रहा था? मेडिटेशन कर रहे थे, क्या हो रहा था? आपकी सेहत अच्छी रह रही थी ना। कल से जाना बंद कर दोगे तो सेहत किसकी खराब होगी? आपकी। और सेहत क्या आपको सिर्फ तब तक चाहिए थी जब तक पैसा नहीं आया था? अब भी तो चाहिए। बीमार हालत किसको अच्छी लगती है? नहीं तो जितना पैसा कमाया डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को दे के आओगे, आपके हाथ पल्ले तो कुछ आएगा नहीं। तो डिसिप्लिन हो गया, या ये सोचना कि मैं किसी चीज़ से, मतलब मुझे बचने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई गलत काम करने से परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं। भाई देखो, अगर संभल के चलोगे ना लाइफ में, एक आपने अपना नियम बना लिया, मैंने डिसिप्लिन रहना है, कोई गलत हरकतों में नहीं पड़ना, सीधी सादी अपनी लाइफ काटनी है, भगवान का नाम लेके आराम से अपना मैंने सब कुछ चलाना है, तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। क्योंकि जब प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होती है ना, आप खुद इन्वाइट करते हो कि मैं गलत हरकतों में पड़ गया, मैंने पैसा आ गया, मैंने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी, मैंने कुछ उल्टी सीधी हरकत स्टार्ट कर दी, तो जो पैसा आपने सालों में कमाया है ना, वो निकलने में 2 मिनट नहीं लगते। इसीलिए ये भी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब नहीं है। तो एसेंशियली अगर आप ये सारे पॉइंट समझ गए, पहले मैंने बताया फाइनेंशियल फ्रीडम क्या क्या चीज़ें डिफाइन करती हैं, किन चीज़ों से पता चलता है फाइनेंशियली फ्री हो। दूसरा मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक बार फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तो अपने आप को बदलना नहीं है। आपने सिर्फ उन चीज़ों को बदलना है जिससे आपकी लाइफ जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है,
ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती है, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है, ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। और ये सिर्फ आपकी लाइफ की बात नहीं हो रही, ये आपकी फैमिली की लाइफ की बात भी हो रही है। आपकी फैमिली जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करती रहती थी कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, पर आप अपने काम में इतना बिजी थे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी उस वक्त। हाँ, अब आप काम कर रहे हो ताकि आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सको, आप उनको खुशी दे सको, आप उनकी इच्छा पूरी कर सको। ये एक सही यूटिलाइजेशन है। ये एक सही यूटिलाइजेशन है कि मैंने अपना काम कम किया है ताकि मैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं। मेरी फैमिली तरस जाती है मेरी शक्ल देखने के लिए, मैं ट्रैवल ही करता रहता हूँ। अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं कम से कम वीकेंड पे घर रहूँगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ये सही चीज़ है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, क्या नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप ये अटेन कर लेते हो, तो वहाँ पे क्या-क्या चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं आने देना है, क्या बदलाव अपने अंदर नहीं होने देने हैं, क्या चीज़ें आपने कंटिन्यू करनी है, वो डिसिप्लिन, वो एफर्ट, वो जो आपका हम्बलनेस था, ग्राउंडेडनेस था, वो आपको कंटिन्यू करना है। अब फाइनल हम सेक्शन में मूव करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम तो हमने समझ लिया क्या है, क्या नहीं है। अब भाई इसको अचीव कैसे करना है, वो भी तो समझना ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है ना, शायद मतलब बहुत लोगों का जो एक क्या बोलते हैं, वहम बना हुआ है ना, या उनका जो एक ड्रीम वर्ल्ड बना हुआ है, वो यहाँ पे सपना टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ रियलिटी की बात होगी। आपको यहाँ पे रियलिटी की बात होगी। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, जिनको लगता है कि हम बस उनको ये पता चल जाता है कि इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज़ है, और उन्होंने एक वीडियो बनाया होता है और उस वीडियो पे आ जाते हैं 15 लाइक्स, और उन्हें लगता है बस अगले सबसे बड़े दुनिया के इन्फ्लुएंसर हम ही हैं। आज मेरा वीडियो वायरल हुआ है, कल जो है मुझे सीरियल में ऑफ़र मिलने वाली है, और अगले हफ्ते मेरे को मूवी साइन कर लेनी है मैंने, और उसके बाद जो कैन्स फेस्टिवल में मेरी इन्विटेशन है वो तो मेरी पक्की हो ही गई। तो वो ड्रीम वर्ल्ड बन जाता है, वो रियलिटी से बिल्कुल दूर चले जाते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होना एक बहुत मेहनत का काम है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत नहीं, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ती है फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। ये नहीं कि 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, 1 साल का काम है, मेहनत लगती है। तो पहला यहाँ कार्ड में रिवील करता हूँ। 22-25 साल तक की एज तक क्या करना है? आपको स्किल सेट डेवलप करना है। जो पढ़ाई पे फ़ोकस किया जाता है ना, वो इसलिए नहीं करा जाता कि सिर्फ़ पढ़ने वाले कमाते हैं, पर इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। इन जनरल ये चीज़ है कि पढ़ लिख के जितनी ज़्यादा डिग्री होती है, उतना ज़्यादा आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आपका अपना बिज़नेस नहीं है, अगर आप नौकरी ढूँढ रहे हो, नौकरी वाले लोग हो, तो जितना आपका स्किल सेट ज़्यादा होगा, अगर आप 10वीं पास हो, आपको एक अमाउंट ऑफ नौकरी मिलेगी, एक लेवल की नौकरी मिलेगी, जहाँ आप सपोज़िंग साल का 2 लाख रुपए कमाओगे। अगर आप 12वीं पास हो, शायद ऐसी नौकरी मिल जाएगी जो साल का आप 3 लाख कमा लोगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपको 5-6 लाख की नौकरी मिल जाएगी, आप साल का उतना आराम से बना लोगे। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपको 12-15 लाख तक की जॉब मिल सकती है स्टार्टिंग में। आप पीएचडी होल्डर हो, तो आपको उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है? तो पहला जो हमारी लाइफ का फेज़ होता है ना, 22-25 साल तक, ये डिपेंडिंग कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, कितना आपको पढ़ाया जा सकता है, ये आपका फ़ोकस होना चाहिए अपने स्किल सेट को डेवलप करने में। और इसमें मेरी जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है वो ये है कि हिस्ट्री, सिविक्स, मैथमेटिक्स में चाहे 10 नंबर कम ले आओ, जो प्रैक्टिकल साइंसेज़ है ना, प्रैक्टिकल साइंस मतलब ये देखा करो कि सबसे ज़्यादा जॉब्स चलो बैंक में है, बैंक में क्या चीज़ की समझ होती है, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, नंबर्स अच्छे होने चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए, राइट? तो उस चीज़ को एक यंग एज से आप सीखना शुरू करो। जो सब्जेक्ट्स कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वो चीज़ों को आप फोकस करो। इनको वोकेशनल स्किल्स बोला जाता है, राइट? बहुत लोग क्या होते हैं ना, वो सोशल साइंस में तो 95 मार्क्स ले आते हैं, उनकी डिग्री देखोगे तो बहुत सॉलिड होती है, पर वो डिग्री में 80% जो नॉलेज होती है ना, वो उनके काम में कभी यूज़ ही नहीं आती। अगर आप सोचो वो 80% एफर्ट आपने उस 20% सब्जेक्ट्स पे लगाई होती जो आप अपने काम में यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने काम में कितने अच्छे होते, कितना आसानी से आप अपना काम कर लेते, राइट? एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, और अगर सपोज कर लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है कि उसमें मान के चल लो कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तरीके के आते हैं ना, तो एक चिप्स बनाने का इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, एंटीना बनाने के इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है। आप एक सब्जेक्ट पे अगर फोकस करते, तो आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ कितनी ज़्यादा बन जाती। पर आपने वहाँ पे पूरे कोर्स में 4 साल का कोर्स होता है, तो उसमें आपने हो सकता है कि 60-70 सब्जेक्ट पढ़े होंगे। क्या 70 के 70 सब्जेक्ट आपके काम आ रहे हैं काम में?
आपने वहाँ पे 70 सब्जेक्ट्स पढ़े, आपके 70 के 70 सब्जेक्ट क्या वहाँ पे काम में आ रहे हैं? नहीं आएंगे ना। इसी तरह से आपने सपोज करो कि एमबीए की डिग्री ली, अब एमबीए जो करने जाते हैं वो मार्केटिंग भी पढ़ते हैं, वो एचआर का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, वो फाइनेंस के सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, वो सप्लाई चेन भी पढ़ लेते हैं, वो मतलब दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ लेते हैं। मैंडेटरी होती है सब चीज़ें पढ़नी, राइट। पर अगर इसके बाद एमबीए से निकल के आपने जॉब पकड़ ली जाके किसी प्लांट में, तो आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज चाहिए थी ना। मार्केटिंग का काम तो आप देख ही नहीं रहे, एचआर का काम तो आप देख ही नहीं रहे। तो बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे लाइफ में जो सिर्फ थ्योरी में होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात करते हैं, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी आपको, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। अब आप पहले से देख लो कि जब आप काम करने जा रहे हो वो कहाँ करने जा रहे हो। अगर आपका पहले से टारगेट है कि मैंने किसी एमएनसी में काम करना है, तो पहले से ध्यान रखो कि ये सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं, मेरे को सीखनी चाहिए, पर इंग्लिश पे मुझे खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं एमएनसी में जाऊँगा वो मेरे को संस्कृत में तो नहीं बात करने देंगे। ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। किसी एमएनसी में जाके काम करूंगा, आप कल जेपी मॉर्गन बैंक में जाके नौकरी पे लग जाते हो, वहाँ संस्कृत में तो आपसे कोई बात नहीं कर पाएगा ना। जितने कस्टमर आएंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे आपसे, जितना आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होगा ईमेल वगैरह पे होगा वो सब इंग्लिश में होगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 22 से 25 साल का टाइम क्या है, अपना स्किल सेट डेवलप करो। वो भी जो आपको डिग्री में पढ़ाया जा रहा है, अपनी डिग्रियां बनाओ जितना आप कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, ये भी एक प्रैक्टिकल एडवाइस बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से सीखा है कि डिग्री ज़रूरी होती है। एक लेवल के आगे ना, इंजीनियरिंग की डिग्री या ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन की मानी जाती है। कॉलेज में थोड़ा फर्क अगर हो जाएगा ना तो उसकी चिंता मत करना, उस चक्कर में डिग्री मत छोड़ देना। भाई मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा ना, मैं तो इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। सिर्फ आईआईटी के बच्चे इंजीनियरिंग करके सक्सेसफुली जॉब्स नहीं करते भाई। अगर आईआईटी वाला 12 लाख की जॉब ले लेता है ना, तो नॉन आईआईटी वाला भी 10 लाख की ले लेता है, 10 नहीं तो 8 की ले लेता है। और 2 साल में क्या होता है, वो 12 लाख जिसको ऑलरेडी मिल रहा है ना, उसको 12 से 15 मिलेगा, जिसको 10 मिल रहा है उसको 10 से 13-14 मिल जाता है, तो वो बराबर आसपास पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि मेरा एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा, मैं अपनी डिग्री ही नहीं करता, वो मत करना, वो गलती होती है, ठीक है। अब आते हैं अगले कार्ड पे। अब आते हैं एज 25 to 35। अब आपकी यहाँ पे एजुकेशन में मान के चल रहा हूँ 25 तक खत्म हो चुकी है, किसी की 22 में खत्म हो जाएगी, किसी की 25 में खत्म होगी, किसी की उससे भी आगे चली गई। अगर पीएचडी लेवल पे चले गया, डॉक्टर बन रहे हो तो आपकी 30 साल तक पढ़ाई चलेगी, तो वो एडजस्ट यहाँ पे कर लेना है। पर मोस्टली एजुकेशन 25 साल तक खत्म हो जाती है। तो 25 से 35 तक ना नखरे नहीं मारने, सिर्फ हार्ड वर्क करना है। और 25 से 35 तक कोशिश करो कि आप अपने आप को फ्री रखो जिम्मेदारियों से। यानी 25 से 35 की एज में एटलीस्ट कम से कम शुरू के 5 साल, अगर आपको परमिट करती है आपकी सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा आपको अपना डिसीजन लेना है, पर आपको अगर अपनी सिचुएशन परमिट करती है, तो बच्चे, बीवी, हस्बैंड, पेरेंट्स, भाई बहन, किसी की जिम्मेदारी अपने सिर पे ना लो। जिम्मेदारी से मतलब ये नहीं कि उनको अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो पैसे भी ना दो ना। जिम्मेदारी से मतलब है ऐसी जिम्मेदारी जहां आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़े, आप अपनी फ्रीडम से जॉब पे, काम पे फोकस ना कर सको। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो ना, तो एलॉन मस्क बन जाओ। 16 घंटे में काम करूंगा, 16 घंटे अपनी फैक्ट्री को बढ़ाऊंगा, मैं इस फैक्ट्री को 10 साल में 4 गुना बना दूंगा। जो पापा ने फैक्ट्री लगाई 25 साल में एक जगह तक लेके आए, मैं 10 साल लगाऊंगा, 10 साल में इसको 4 गुना बड़ी कर दूंगा। वो आपका टारगेट होना चाहिए। मैंने मेहनत करनी है, मेरे कोलीग्स जो हैं वो धीरे धीरे काम सीखते हैं, मैं जल्दी काम सीखना है, मैंने फटाफट अपनी सैलरी डबल करनी है। मैंने 10 साल में अपनी सैलरी को 2 या 3 गुना कर लेना है। यहाँ से ऑन एन एवरेज 2 गुना होती है, मैं 3 गुना करना चाहता हूँ। ये आपका टारगेट दिमाग में होना चाहिए। ये 10 साल आपके पास ऐसे होते हैं जब आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप एडिशनल जो पर्सनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो ना लो। 25 साल की एज में क्या होगा ना, आपके पेरेंट्स भी अभी उतने ओल्ड नहीं होंगे, आपके भाई बहन जो हैं वो भी उतने आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। बच्चे होंगे तो पेरेंट्स अभी संभाल पाएंगे उन्हें। आपके जो शादी अगर आपकी नहीं हुई तो आपके अपने बच्चे होने का तो है ही नहीं कोई सीन। आपकी जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी नहीं होंगी। तो आपको फ्रीडम रहता है, आप किसी भी एमएनसी में जाके काम कर सकते हो, आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाके काम कर सकते हो। आप अपनी इनकम को एनहांस करने के लिए फ्रीली मूव कर सकते हो। अगर ऑफिस में रिक्वायरमेंट है कि रात 10 बजे तक काम करना पड़ रहा है, आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा, घर पे कोई बैठा नहीं हुआ कि यार जब तक ये आएगा नहीं तो किसी और की लाइफ आपके साथ अटकी नहीं हुई है। तो ये आपका जो टाइम होता है ना, ये होता है सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करने का। और हार्डवर्क करके जो कमाओ उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और मेहनत इस वक्त दबा के करनी। देखो मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं। अगर कोई आपको आके ये बोलता है ना
कि यार तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके तुम करोड़पति बन जाओगे, फाइनेंशियली फ्री बन जाओगे। भाई इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ दो, स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, उसमें तो रिस्क होता है, सीखना पड़ता है। एफडी में पैसा लगाओगे तो 6-7% का रिटर्न मिलता है। 1 करोड़ रुपया लगाओगे ना तो 7 लाख मिलेगा। पहले 1 करोड़ रुपये लाओगे कहाँ से? क्योंकि 1 करोड़ आपकी सैलरी से नहीं आएगा, 1 करोड़ आपकी सेविंग से आएगा। किसी को जाके पूछो जिसका 15 लाख का पैकेज लगता है ना, उसको 15 लाख पहले तो हाथ में नहीं मिलता, उसमें वेरिएबल पे होती है, इनकम टैक्स डिडक्शन होती है, 50 चीज़ें उसमें होती हैं, वो टोटल कॉस्ट टू कंपनी होती है। 15 लाख का पैकेज लगता है, आपको हाथ में मुश्किल से 7-8 लाख रुपए मिलता है। कंपनियां इतने तरीके से काटती हैं ना, ये पीएफ में जा रहा है, ये डिडक्शन में जा रहा है, ये कंपनी का डिडक्शन है, ये आपकी लोन की ईएमआई जा रही है, ये आपका जो है इनकम टैक्स में जा रहा है। ले दे के आपको हाथ में क्या पड़ रहा है वो मैटर करेगा ना। हाथ में आपको आएगा 6-7 लाख रुपए, उसमें से आपके पर्सनल खर्चे निकलेंगे। अभी घर भी तो जहाँ रह रहे हो वहाँ पे अपना खाने पीने का रहने का खर्चा भी करोगे, सेविंग होगी मुश्किल से जाके 2 या 3 लाख रुपए साल भर में। तो 1 करोड़ जमा करने में तो 30 साल लग जाएंगे आपको इस रेट पे। तो ये हवा में मत रहना कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर बंदा जो फाइनेंशियली फ्री बना है या जिसने अपना नाम बनाया है ना, उसने कम से कम अपनी ज़िंदगी के 10-15-20 साल, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन एंड काम कैसा है, पूरे डिसिप्लिन से, नियम से मेहनत करी है। हाँ, अगर आपकी इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा है कि आपको आपके पेरेंट्स बहुत कुछ दे रहे हैं, वहाँ से आप इनहेरिट कर रहे हो तो आप लकी हो। पर मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी मेहनत से बना रहे हैं, जिनको बस पेरेंट्स पढ़ा लिखा देते हैं, बड़ा कर देते हैं कि बस आगे आप अपने आप अपनी ज़िंदगी काटो, जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 35 to 45 की एज में। अब क्या होता है ना कि आपके पास 10-15 साल की इनकम इकट्ठी हो जाती है। आपने सपोज करो 25 साल में कमाना शुरू किया, अब 25 साल में कमा रहे हो तो आप मोस्टली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो, और आपकी 10 साल की 15 साल की नौकरी हो गई, आप 40 साल के हुए, आपकी 15 साल की नौकरी हो गई। 15 साल में आपने कई जॉब स्विच कर लिए होंगे, कई बार आपको इंटरनल इंक्रीमेंट मिल गया होगा, राइट? तो अब पहली बात, इस वक्त आप अच्छा खासा कमा रहे होगे, इतना कमा रहे होगे जो आपके खर्चे से कहीं ज़्यादा, जितना आपका खर्चा इस वक्त लगता है उससे कहीं ज़्यादा आप कमा रहे होगे, यानी आपकी सेविंग्स अच्छी खासी होंगी। और पिछले सालों में जो आपने इन्वेस्ट किया पैसा, जो आपने सेव किया, क्योंकि मैंने बोला ना 35 साल तक अगर आपने फैमिली एक्सपैंड नहीं की तो आपकी बच्चे पे कोई खर्चा नहीं, स्पाउस पे कोई खर्चा नहीं, पेरेंट्स को अगर आप खर्चा भेज रहे हो, भाई बहनों को थोड़ा सपोर्ट करो, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपको करना भी चाहिए, आपकी फैमिली की तरफ जिम्मेदारी बनती है। पर ये एडिशनल खर्चे आपके नहीं थे। सिंगल जी रहे हो तो सिंगल बंदा क्या होता है ना कि फैमिली के लिए तो हर कोई कहता है अच्छी से अच्छी जगह पे रहेंगे, थोड़ा आप कम बचत में रह लेते हो जब आपकी अपने लिए डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आप रफ एंड टफ होते हो, यंग एज है। तो 35 से 45 की एज में आपकी वो सिचुएशन आ जाएगी कि अब आपका जो, वो मैं बोल रहा था ना 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, तो आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तकरीबन बन चुकी होगी। क्योंकि 15 लाख का पैकेज अगर आपका ग्रो करते करते अब आपका 40-50 लाख का पैकेज, 45 लाख का, 40 लाख का पैकेज मान लो बन चुका है, तो यानी पिछले 15 साल में कम से कम पहले साल में अगर आप 2 लाख रुपए सेव कर रहे थे, पहले लाख में 2 लाख सेव किए, फिर 3 लाख सेव किए, फिर 4 लाख सेव किए, फिर 5 लाख सेव किए, ऐसे ऐड करते करते आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाओगे ना 15 साल में। 15 बार 15 साल में आपकी, और वो पैसा फिर आप जब सेव कर रहे हो, एफडी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो उसका, वो आपको आगे रिटर्न भी तो देगी। 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल होगा क्या कि अब आपका पहले तो जो पैसे का बेस अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है, अब एक स्नोबॉल इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, कंपाउंडिंग का इफेक्ट, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। अब सपोज करो आपके पास 2 करोड़ रुपए सेव हो गए और आप उस पर स्टॉक मार्केट में लगाया, आपने नॉलेज एक्वायर किया, आपने सीखा, आप साल का 10-12% रिटर्न बनाते हो, तो 24 लाख तो अब आपको सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट से ही आ रहा है ना, और 30 लाख का आपका पैकेज भी है। तो आपका जितना इनकम सैलरी से आती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आने लगी कि नहीं आने लगी? तो यहाँ आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पास पहुंच गए। क्योंकि अगर ये आपकी इन्वेस्टमेंट ना होती तब भी तो आपका घर चल ही रहा था, अपनी सैलरी से घर चला ही रहे थे ना, आज तक आप अपने खर्चे मैनेज कर ही रहे थे। अब जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपकी सैलरी के, एग्जिस्टिंग सैलरी के पास पहुंचने लग गई, तो अब या तो आप, लालच है कि मैं दोनों चीज़ें कमाऊं, और इसमें गलत बात नहीं है कोई, जब तक आप बिना स्ट्रेस के, बिना वो सारी जो ऊपर कंडीशन हमने देखी, अपनी मर्जी से अपने पसंद का काम करो तो कोई टेंशन नहीं, आप सारी रिटायरमेंट तक काम करो। पर आपके पास अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों आने लग गई? क्योंकि जो आपकी टोटल इनकम सैलरी से आ रही थी या अपने बिजनेस से आ रही थी, जो आपकी एक ज़बरदस्ती की काम था कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब उसका उतना ही 80%, 70%, 60%, एक मेजर उसका जो पार्ट है वो आपका बिना काम किए भी आने लग गया। अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यानी अगर मैं किसी का एग्जांपल लूँ कि उसकी 40 लाख की सैलरी है,
और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम 24 लाख है, तो 24/40 अगर हम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 60% ऑफ उसकी सैलरी वो इन्वेस्टमेंट से कमा रहा है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट से भी वो सेविंग करता है ना, सारे के सारे पैसे तो वो खर्चता नहीं है, तो अगर वो सेविंग भी कर रहा है तो हो सकता है वो 60% पैसा ही खर्चता हो। यानी आज अगर वो अपनी जॉब छोड़ दे, उसको जॉब में परेशानी हो रही है या सेहत ठीक नहीं रह रही, जो भी रीज़न है, जॉब छोड़ दे, क्या उसके खर्चे तब भी मिलते रहे वो अपने मीट कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जितना पैसा आएगा वो 24 लाख रुपए आ जाएगा, जो कि उसका आज का खर्चा है। 24 लाख में उसका घर चल जाता है आराम से, चाहे घर की ईएमआई है उसमें, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, जो भी है वो आपका पूरे का पूरा निकल जाएगा। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पास पहुंच गए। तो ये जो रेंज होती है ना 35 से 35 से 45 की, ये वो रेंज आ जाती है जहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम को आप टच करने लग जाओगे, आप थोड़ा सा फील करने लग जाओगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आपको आने लग जाएगी। अब किसी को 35 पे आ जाएगी जिसने बहुत ज़्यादा कमा लिया पहले, जिसकी धीरे धीरे ग्रोथ हुई उसको 40 पे आ जाएगी, जिसकी और धीरे हुई उसको 45 तक आ जाएगी। बस पॉसिबल 50 की एज तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना यहाँ पे शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप तो हार्ड वर्क कर ही रहे हो, आप कमा के ला ही रहे हो, पर अब आपका पैसा भी आपके लिए बहुत कुछ कमा के लाएगा, क्योंकि आपका पैसा पिछले 15-20 साल से काम पे अब लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब 45 टू 60 की बात क्या होगी, जो मैंने पहले बताया कि मोस्ट लोग 45, अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं कि अपने खर्चे बढ़ा लो। हाँ भाई, मेरे पास तो 24 लैक्स जो था सेविंग से, मतलब इन्वेस्टमेंट से आ रहा था, पैकेज मेरा 40 लाख का था, पर मैंने अब जाके सीधा 5 करोड़ की मर्सिडीज़ खरीद ली। वो नहीं करना। अगर आपने सारी लाइफ टोयोटा की गाड़ी में काटी है तो फिर मैंने पहले ही बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बिलियनियर बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जो आप खर्चे पहले अपनी जॉब के रहते या अपने बिजनेस के होते हुए ही सपोर्ट कर पा रहे थे, अब वो उसके बिना भी सपोर्ट कर पा रहे हो। तो वो चीज़ पहले बता दो। तो 45-60 में क्या होगा कि आप फाइनेंशियली फ्री पहले ही हो चुके हो। यहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्री ऑलमोस्ट होने लग गए थे, जो बड़ी हद नहीं हो पा रहे थे वो 50 तक हो जाएंगे। पर 50 टू 60 वाला एटलीस्ट टाइम फ्रेम ऐसा होगा जब आप स्ट्रेस फ्री काटोगे। जैसे आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी जो है एज होनी शुरू होगी, आपका जो एक बड़ी टेंशन होती है ना दुनिया में, कि लोग मतलब 65 साल के हो जाते हैं तो भी उनके सिर में टेंशन चल रही होती है। खर्चे कैसे पूरे होंगे, बच्चों के खर्चे कैसे करेंगे, मेडिकल के हमारे खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, घर की ईएमआई कैसे भरेंगे, वो सब टेंशन अब आपकी ख़त्म है। राइट? तो ये सारा जो है टाइम, ये आपका एक रिलैक्स टाइम है, जहाँ जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया था लाइफ में अर्ली, बस अब उसे आपको कंटिन्यू करना है। और ये अब आपकी इस टाइम तक सेकंड हैबिट बन चुकी होती है, ये आपका एक डिसिप्लिन बन चुका होता है, आपकी लाइफ जीने का एक तरीका बन चुका होता है। और यहाँ पे 60 प्लस में क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। आप 10-15 साल पहले रिटायर हो चुके हो। फॉर ऑल मीन्स एंड पर्पसेस 45-50 की एज के बाद, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आप जो कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो। चाहे काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना पर्सनल कोई आपने एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो। आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ला लिया कि आपको स्ट्रेस होगा, तबीयत खराब होगी, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत रहेगी, तो आप छोड़ छाड़ के सब अपने जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के मालिक बन गए हो बेसिकली। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ अब आप खुद हो और आपकी फैमिली है। उसके अलावा आपके लिए कोई एक ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है कि यार जो मर्जी हो जाए, मेरे को तो अपनी फैमिली से दूर रह के काम करना ही करना। राइट? तो ये सिचुएशन आपकी पहले आ चुकी है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब अगर ये सारा कुछ आपने समझ लिया है, जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, क्या नहीं होती है और उसको अचीव कैसे करना है, तो अब एक फाइनल चीज़ जो कि सबसे ज़रूरी है कि मेरी बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर वीडियो अच्छा लगा, कोई नॉलेज आपको यहाँ से गेन हुई, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला कि लाइफ को कैसे प्लान करना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने में, एंड अगेन ऐसे वीडियोस मैं और लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो कंपनी के स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस हैं वो तो मैं डाल ही रहा हूँ, वो मैं डालता भी रहूँगा। उसमें कोई मेरे को मतलब डाउट नहीं है, कोई उसमें दूसरी राय नहीं है। पर हम जो है ना, सिवाय कंपनीज़ के एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस के लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, जो हमें हमारा एक्सपीरियंस सिखाता है। तो वो चीज़ भी अगर शेयर की जाए, वो मेरा मकसद था आज का वीडियो बनाने का। एंड सेकेंडली ना, जहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है, तो ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक ये ज़बरदस्ती का ना मतलब साथ में होता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि दो ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो पैसिव इनकम बना लो या फिर इन्वेस्टमेंट कर लो। तो पैसिव इनकम भी पूरी तरह से कभी पैसिव नहीं होती। इवन अगर आप यूट्यूब से सोच रहे हो, इंस्टाग्राम से सोच रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग से सोच रहे हो, उसमें काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप कुछ नहीं करोगे। हाँ, ये होता है कि आपने एक ब्लॉग बना दिया अफिलिएट इनकम में, किसी ने रात में कुछ परचेज कर लिया, आपके पैसे बन गए। पर अगर उस चीज़ को मेंटेन करना बंद कर दोगे ना, तो वो पैसे आने बंद हो जाते हैं थोड़ी देर में। पैसिव इनकम कोई भी 100% पैसिव नहीं होती, थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है।
सिर्फ सबसे ज़्यादा पैसिव कोई चीज़ होती है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बैंक में एफडी बना के छोड़ दो, एफडी में बनाने को बोल नहीं रहा, एफडी से काफ़ी कम रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में बना सकते हो, पर एफडी बना के छोड़ दो, आपको कुछ करना नहीं पड़ता ना, रिटर्न आता रहता है, अपने आप कंपाउंड होता रहता है, उसको ऑटो रिन्यूअल मोड पे लगा दो, डाल के छोड़ दो, तो वो अपने आप पैसा आता रहेगा बिना कुछ किए। तो वो एक तरह से पूरी तरह से पैसिव इनकम है। पर बाकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है जहाँ पे कोई क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है, जो कोई आपका और स्किल सेट यूज़ हो रहा है, वो 100% पैसिव नहीं रहते। तो सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? स्टॉक्स का। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। इसलिए मैंने लिंक करके यहाँ पे ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि बहुत गलत फहमी है लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि फाइनेंशियल फ्रीडम का उनको लगता है ग्लैमर जो दिखाया जाता है ना मूवीज़ में, कि बस फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ग्लैमर है। नो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ग्लैमर नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर आप सच में चेहरा देखोगे ना तो ग्लो होता है। जो बंदा फाइनेंशियली फ्री होता है ना उसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल और ग्लो होता है, क्योंकि उसके स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस नहीं होगा ना तो आपकी एजिंग नहीं होगी, बाल वाइट नहीं होंगे, स्किन आपकी मुरझाएगी नहीं, चेहरे पे एक ग्लो रहता है, क्योंकि उनको खुशी रहती है, उनको एक सेटिस्फैक्शन रहती है लाइफ में कि हम जो करना चाहते हैं करते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, अपनी सेहत पर टाइम दे पाते हैं, उनको जो पसंद है ना, जो चीज़ आपको लाइफ में खुशी देती है वो चीज़ को अचीव कर पाते हैं। और वो सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। किसी को गार्डनिंग में खुशी मिलती है, पर बंदा तरस जाता है, यार मैं अपने गार्डन में टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, मैं 12-14 घंटे नौकरी करता हूँ, जब तक वापस आता हूँ रात हो चुकी होती है, अंधेरे में कहाँ गार्डन में जाऊँ। तो वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जो आपका एक इंटरेस्ट है ना गार्डनिंग का, सुबह उठ के मुझे नहीं जाना 8 बजे काम पे, मैं 7 बजे उठ के अपने गार्डन में जाके थोड़ी देर गार्डनिंग करूँगा, आराम से 9-10 बजे काम पे जाऊँगा, मेरे को ऐसा काम करना है। ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर पाना, सेक्रीफाइस ना करना पड़े, वो भी किसी और की ज़बरदस्ती पे, वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प चाहिए आपकी, प्लीज़ इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो करो, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में लिखना, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मेरे को बहुत सारी कंपनीज़ के रिक्वेस्ट आ गई हैं कि इन कंपनीज़ पे स्टॉक एनालिसिस चाहिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो स्टॉक एनालिसिस में डालता रहूँगा। तो थैंक यू, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।